खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नगर निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा कर ACB ने की FIR। प्लॉट में कबाड़ का भंडारण करने के एवज में मांगे थे 2 लाख। गार्ड सहित 3 कर्मचारियों पर लगे आरोप। कोहरे की वजह से सड़क हादसे में 5 लोग हुए घायल। एक्सप्रेस वे पर फिर सामने आई दुर्घटना। वहीं जावली रोड पर ट्रैक्टर ने श्रमिक की ली जान। कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन के लिए मांगों को लेकर उठाई आवाज। BSNL कार्मिकों सहित पेंशनर्स एसोसिएशन ने किए प्रदर्शन। और ट्रंप द्वारा मोदी पर दिए बयानों को कांग्रेस ने बताया देश का अपमान। केंद्र द्वारा सख्त रुख अपनाने पर दिया जोर। वहीं मनरेगा का नाम बदलने को लिया आड़े हाथ। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने खुलासा किया है। परिवादी मोहल्ला खारवास निवासी जगन कुमार की शिकायत पर ACB ने सत्यापन किया। इसमें सामने आया कि परिवादी के पिता ने विजय मंदिर रोड स्थित एक प्लॉट पर कबाड़ का भंडारण कर रखा था। इस दौरान नगर निगम में कार्यरत होमगार्ड संजय कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे और कबाड़ नहीं हटाने की एवज में 1 लाख रुपए रिश्वत मांगी। रिश्वत नहीं देने पर आरोपी ने नगर निगम के ट्रैक्टर मंगवाकर प्लॉट से कबाड़ उठवा दिया। इसके बाद आरोपी ने दोबारा परिवादी से संपर्क कर 2 लाख रुपए की मांग की। उसने यह राशि नगर निगम में कार्यरत कार में निशा लखानी और लिपिक ऋतिक चौधरी के नाम से मांगी थी। आरोपी ने यह भी भरोसा दिलाया कि नगर निगम की ओर से कबाड़ हटाने के लिए जारी किया गया नोटिस वह निरस्त करवा देगा। परेशान होकर परिवादी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की शरण ली। इसके बाद ACB ने जाल बिछाया और सत्यापन के दौरान रिश्वत की मांग की पुष्टि हो गई। परिवादी को ACB की ओर से 50,000 रुपए असली नोट और 1.5 लाख रुपए डमी नोट देकर भेजा गया। हालांकि रिश्वत लेते समय आरोपी को शक हो गया और उसने उस दिन राशि लेने से इनकार कर दिया। बाद में आरोपी गार्ड ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए परिवादी के साथी को शक की बात भी कही। हालांकि ACB ने रिश्वत मांगने के पुख्ता सत्यापन के आधार पर होमगार्ड संजय शर्मा सहित अन्य संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में इस होमगार्ड की ड्यूटी नगर निगम आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षरों से लगाए जाने का मामला भी सामने आया था। इस प्रकरण में अभी कार्रवाई लंबित है। गौरतलब है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। पिछले कार्यकाल में तो नगर परिषद की तत्कालीन सभापति को भी ACB ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके चलते उन्हें पद से हाथ धोना पड़ा। अब ACB की जांच में यह देखना अहम होगा कि इस प्रकरण में और किन किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आती है। बड़ाबास बुटोली के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसे में 4 महिलाओं सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक कार पहले तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। इसके कुछ ही देर बाद खड़ी कार को पीछे से आ रही एक पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार दिल्ली के भजनपुरा निवासी सोनी झा अपनी बहन नीतू, बेटी शिवानी और मां सरस्वती सहित कुल 6 लोगों के साथ दर्शन के लिए बालाजी जा रहे थे। इसी दौरान अलवर के निकट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने कार को साइड से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार सड़क किनारे खड़ी हो गई। कुछ ही पलों बाद पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक पिकअप ने इस खड़ी हुई कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि कार चालक भी घायल हुआ है। 4 महिलाओं को गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं कार चालक को प्राथमिक उपचार के बाद निजी अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया गया। बताया जाता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते यह हादसा हुआ। सरस्वती देवी। क्या हुआ? नीतू देवी। कार एक्सीडेंट हुआ था हमारा। कहाँ से आ रहे थे आप? दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। अच्छा, तो कहाँ पे हुआ है? दिल्ली मुंबई? मतलब ऑन हाईवे, एग्जैक्ट लोकेशन वी डोंट नो अबाउट दैट। अभी है। अच्छा, किसने मारी टक्कर? ट्रक वाले ने। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद एक मतलब एक पिकअप गाड़ी थी कुछ करके, हमारी गाड़ी रुक गई थी, चल नहीं रही थी। तो फिर बैक साइड से मतलब गाड़ी खड़ी थी तो उन्होंने बहुत तेज टक्कर मारी तो सबको चोट आई है। टोटल कितने लोग थे आप? 6 जने। 6 लोग थे। ड्राइवर समेत? नहीं, 7 ड्राइवर। हाँ। ड्राइवर कहाँ है? वो अभी कहीं है, उनको लेके गए हॉस्पिटल वगैरह। और वहीं अलवर जिले के बहतू कला थाना क्षेत्र अंतर्गत जावली रोड पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक श्रमिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर भी असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला 32 वर्षीय नासिर खान अलवर में मजदूरी करता था। वह जावली क्षेत्र से भट्टे पर काम करने के बाद किसी अन्य स्थान पर जा रहा था। इसी दौरान जावली रोड के समीप सामने से आ रहे तेज गति के ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही बहतूकला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामान्य चिकित्सालय भिजवाया गया। शुक्रवार को मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अलवर में विभिन्न संगठनों में अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार पेंशनर एसोसिएशन की जिला इकाई ने राष्ट्रीय आह्वान पर यह कदम उठाया। धरना प्रदर्शन प्रधान डाकघर में आयोजित किया गया। इस दौरान वित्त विधेयक 2025 को पेंशनर्स विरोधी बताते हुए इसे रद्द करने सहित 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में पेंशनर्स को शामिल करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा डिस्पेंसरी जल्द खोलने की मांग उठाई गई। महासचिव बाबूलाल सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज एक दिवसीय धरना राष्ट्रीय समन्वयक समिति पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से निर्देशों के अनुसार एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। इसमें वित्त विधेयक 2025 के खिलाफ जो पेंशनर्स के खिलाफ है उसके विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। वित्त विधेयक को पेंशनर्स के जो खिलाफ बातें हैं उनको रद्द करने के लिए धरना दिया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों में पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है। उसको शामिल पेंशनर्स को शामिल करने के लिए ये धरना दिया जा रहा है। और एक जो मुख्य मांग है वो CGHS डिस्पेंसरी को जल्द खुलवाने के समर्थन में ये धरना दिया जा रहा है। डिस्पेंसरी के लिए स्टाफ स्वीकृत हो गया, भवन भी निश्चित हो गया, लेकिन जयपुर उपनिदेशक CGHS के द्वारा बहुत देरी की जा रही है, जिससे पेंशनर्स, वृद्ध लोग, गंभीर बीमार लोगों को जयपुर और दिल्ली के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र जी यादव जी को भी एक ज्ञापन देके आए थे, जो उन्होंने अपने स्तर पर नड्डा जी से बात करने के लिए बोला है और आश्वासन दिया है कि जल्दी ही डिस्पेंसरी खुलवा दी जाए। शुभ नाम आपका सर? बाबूलाल सैनी, मैं महासचिव CGPA अलवर शाखा। उधर BSNL महाप्रबंधक कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के जिला सचिव घनश्याम सैनी के अनुसार वेतन समझौते को 3 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड की लगभग 10 बैठकों के बाद भी अभी तक वेतन समझौते को मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऐसे में कर्मचारियों ने नारेबाजी का विरोध प्रदर्शन किया। सभा को घनश्याम सैनी सहित मनमोहन सैनी, MK मीणा और देवेश शर्मा आदि ने संबोधित किया। इस दौरान पीताम्बर सैनी, रोहित गुप्ता, BK मीणा, प्रिंस चौहान, लोकेश शर्मा, गिरीश और पीयूष वर्मा आदि की मौजूदगी रही। आज राष्ट्रीय आह्वान पे है। BSNL यूनियन के तमाम कर्मचारियों ने GMTD ऑफिस अलवर में विरोध प्रदर्शन किया। आज हमारे तमाम AUBA के यूनियंस के तमाम कर्मचारियों ने संगठित होकर आज आह्वान किया है कि जो हमारा पे रिवीजन है वो अभी तक नहीं हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अलवर में मोती डोंगरी पर आयोजित प्रेस वार्ता में दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश के प्रधानमंत्री के कथित अपमान का मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी ओर मनरेगा सहित योजनाओं के नाम बदलने को लेकर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।
नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को लेकर बयान सामने आए हैं, लेकिन यह 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है जिसे कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में सहन नहीं करेगी। जूली ने केंद्र सरकार से मांग की कि वे इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाएं और देश के सम्मान की रक्षा करें। गौरतलब है कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवाद पर विराम लगाने को लेकर कई बार श्रेय लेने का प्रयास किया है। हाल ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का उल्लेख करते हुए कई अन्य व्यर्थ की टिप्पणियां की हैं। उधर प्रेस वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं की आत्मा से छेड़छाड़ कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर केंद्र सरकार महात्मा गांधी की सोच और विरासत को मिटाना चाहती है। वहीं बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएगी। उधर प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। देखिए, मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे एआईसीसी के महासचिव आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे अलवर के प्रभारी पीसीसी से इंचार्ज फूल सिंह ओला जी, हमारे जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत जी, हमारे विधायक मांगीलाल जी ललित यादव जी, हमारे पूर्व विधायक बलजीत जी, हमारे प्रत्याशी भाई आर्यन जी, हमारे खैरतल तिजारा के अध्यक्ष भाई बलराम यादव जी, पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, भाई संजय यादव जी, सभी कांग्रेस के लोग आप लोगों से आज इसलिए मिल रहे हैं कि मनरेगा का जो स्वरूप है उसको ये लोग चेंज कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे 2-3 चीजें बताऊंगा जिनका इस योजना से जुड़ाव कहीं नजर आता नहीं। महात्मा गांधी जी के नाम पे जब ये योजना थी तो उसमें गरीब का दर्द नजर आता था, कमजोर का दर्द नजर आता था, लेकिन आज महात्मा गांधी जी का नाम हटा दिया गया। 100 दिन की कार्य योजना ऑन एवरेज अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की एवरेज भी और पूरे देश की एवरेज भी 45 से 50 दिन के बीच में रही है, लेकिन अब जो है जुमला फेंका जा रहा है 125 दिन का, कि हम 125 दिन का रोजगार देंगे। आपने पूछा कि इफेक्ट क्या आएगा। सबसे पहला इफेक्ट यह आएगा कि जो 100% मजदूरी पहले भारत सरकार देती थी वो अब सिर्फ 60% मजदूरी भारत सरकार देगी और 40% मजदूरी राजस्थान सरकार देगी। राज्य सरकारों के पास संसाधन नहीं है। इस सरकार के समय में हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा है। आप अगर गांव में जाके पूछेंगे तो गरीबों की, बुजुर्गों की, दिव्यांगजनों की, विधवा बहनों की पेंशन हर महीने नहीं आ पा रही है। आप अगर अनाथ बच्चों से पूछेंगे तो उसका पालन आहार का जो पैसा है वो हर महीने नहीं आ पा रहा है। पूरा सेशन निकल जाता है, बच्चों की स्कूलों के अंदर किताब नहीं आ पा रही है, बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है, सड़कों की, बिजली की, पानी की और सब की बात छोड़ दीजिए। अगर ये ही सोशल सिक्योरिटीज की जो स्कीमें हैं वो ही आप समय पे नहीं दे पा रहे हो तो ये जो 40% का आप पे लोड पड़ा है आप कहां से देंगे? पहली बात। दूसरी बात, ये काम का अधिकार एक्ट था, अब वो एक्ट खत्म हो गया है। पहले आपको सिर्फ अप्लाई करना था, फॉर्म नंबर 6 भरते ही आप जो है सरकार को अपनी बात कह देते थे कि मुझे काम चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी थी आपको 100 दिन में काम देगी, 100 दिन का काम देगी, और अगर 15 दिन में काम नहीं देती तो आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। और वो बेरोजगारी भत्ता जो है वो जो अधिकारी है उनकी तनख्वाह में से कटेगा और तनख्वाह में से कट के मजदूर को मिलेगा। इसलिए सारे अधिकारी इस बात से डरते थे और वो तय समय में काम उपलब्ध कराते थे मजदूरों को। अब वो चीजें हट गई है। अब ये एक्ट नहीं है, सरकार पे अब पाबंदी नहीं है 100 दिन का रोजगार देने की, वो एक्ट इन्होंने खत्म कर दिया है, कंपलसरी वाला। दूसरी बात, पहले योजना सरपंच बनाता था, ग्राम सभा बनाती थी, ग्राम पंचायत बनाती थी,
पंचायत समिति और जिला परिषद से उसमें मोहर लग के जाती थी योजना पे। अब योजना दिल्ली बनेगी। हो सकता है कि मोदी जी का फरमान आ जाए कि ये जो शीतलकट से पनियाला का रोड बन रहा है, इस पे नरेगा का काम चलेगा, जिस मजदूर को जाना है वहां चले जाएगा। अब इस पे जो मेट लगता था, ग्राम विकास अधिकारी लगता था, अब वो हट जाएंगे। अब तो जैसे लेबर का ठेकेदार लगता है ना, फैक्ट्रियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे कराता है, ऐसे काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये जो सिस्टम, ये जो लोग चेंज कर रहे हैं। तीसरा, पहले जितने भी काम होते थे ग्राम पंचायत में होते थे। गांव की सड़कें बनती थी, नाली बनती थी, शौक से गड्ढे बनते थे, गरीब अपने खेत की मेड़बंदी कराता था, कुआं खोद सकता था, तारबंदी करा सकता था, वाटर हार्वेस्टिंग के काम होते थे, वृक्षारोपण के काम होते थे, जोड़ खुदाई का काम होता था, पिचिंग का काम होता था। जो छोटे छोटे काम थे जिनसे गांव का आधारभूत ढांचा जो है वो मजबूत होता था, अब वो नहीं होगा। अब वो पीएम गति पोर्टल से इसको जोड़ दिया है, वहां जहां लेबर की जरूरत है वहां मजदूरों को जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, जो एक्ट था उस एक्ट को खत्म कर दिया गया है, अब इसको स्कीम बना दिया गया है। सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। पहले 365 दिन में से 100 दिन चुनने का अधिकार था, अब 2 महीने का इसमें ब्रेक लगा दिया गया है कि जो फसल का टाइम है 2 महीने आपको रोजगार नहीं मिलेगा। अब राजस्थान में आप देख लीजिए कैसे इतने इलाके हैं जिसमें फसल ही नहीं होती, पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वो लोग कहां जाएंगे 2 महीने के लिए? या फसल भी जहां पे होती है, आपने तो मजदूर को ये कर दिया कि उसको जो बड़ा जागीरदार है वो उसको फिर वापस बंधुआ मजदूर बनाएगा। आपने जो मजदूर की जो उसको बार्गेनिंग की पावर थी वो आपने खत्म कर दी। मनरेगा जो एक रोजगार देश का नहीं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार का एक्ट है, वो था मनरेगा। मनरेगा के तहत मनरेगा की शुरुआत 2002 में हुई। माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी, प्रणब मुखर्जी और देश के तमाम मुख्यमंत्रियों की बैठक में और हर राजनीतिक पार्टी के मुख्यमंत्री मौजूद थे, उनसे सलाह हुआ, भरा हुआ बातचीत हुई और उसका निष्कर्ष निकला कि एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट की एक्ट बनना चाहिए। स्कीम नहीं बननी चाहिए, स्कीम तो सरकार कभी भी बदल सकती है, स्कीम कितनी लागू हो रही है नहीं लागू हो रही है, लेकिन एक्ट बने, एक्ट के अंदर हर व्यक्ति को उसको एक उसका अधिकार हो। 2005 में ये एक्ट लागू हुआ, इसकी एक शुरुआत हुई और आपने देखा कि पूरे देश भर के अंदर जो आत्महत्या से, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे वो राजस्थान का भी इलाका 12 और उधर का इलाका हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, और पूरे देश के अंदर ही बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, बाढ़ की वजह से जो एक तरह से फसल नष्ट हो जाती थी, आत्महत्या के लिए चाहे उनको वेजेस नहीं मिलते थे, उनको काम नहीं मिलता, तो ये एक जो एक्ट बना, ये जो एक रोजगार की स्कीम बनी, इससे जो एक गरीब व्यक्ति है, एक लेबर का व्यक्ति है, उसको एक तरह से उसको मजबूती मिली, उसको एक सहारा मिला कि मैं 100 दिन का मेहनत करके अपना 2 रोटी खा सकता हूं, अपने परिवार को पाल सकता हूं। मुझे वो भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की जो लोकसभा का सत्र था, बजट का जो सत्र था, उसने जितनी हल्की बात कही, मजाक उड़ाया मनरेगा का, वो सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो एक हर गरीब व्यक्ति की मजाक उड़ाई उन्होंने, हर मजदूर की उनने मजाक उड़ाई और हंस हंस के, ताली बजा बजा कर उससे
जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको शोभा नहीं देता कि इतनी हल्की बात करें। उसके साथ साथ अब सरकार ने एक बहुत बड़ा स्कीम के अंदर एक बदलाव किया है। पहली बात तो महात्मा गांधी जी का नाम उनने हटाया। आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद कराने के लिए, और सिर्फ देश ही नहीं लेकिन देश के हर व्यक्ति को गरीबी से आजाद कराने के लिए। और वहीं अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 11 जनवरी को नगर निगम के बाहर उपवास रखा जाएगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलने के विरोध में यह कदम उठाया जाएगा। जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि इसे लेकर संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया गया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पुष्पेंद्र धाबाई, दीनबंधु शर्मा और रमन सैनी आदि मौजूद रहे। वहीं संगठन प्रभारी फूल सिंह ओला ने भी इसकी तैयारियों को लेकर जानकारी ली। अलवर जंक्शन पर पहुंची दिल्ली जोधपुर ट्रेन में सीट पर पैर रखने को लेकर यात्रियों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मामूली कहासुनी झगड़े में बदल गई। ऐसे में दो युवकों ने हमला कर एक यात्री को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया गया है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का निवासी 24 वर्षीय रवि पाल दिल्ली में मजदूरी करता है। वह काम के सिलसिले में जोधपुर जा रहा था। ट्रेन में सफर के दौरान सामने की सीट पर बैठे दो युवकों ने अपने पैर सीट पर फैला रखे थे। रवि ने जब उनसे पैर हटाने को कहा तो उन्होंने हमला कर दिया। सूचना मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल मौके पर पहुंचा और घायल को अस्पताल भिजवाया है। पुर के रहने वाले हैं, रवि नाम है, और हमको वहाँ पर झगड़ा हुआ है। गाड़ी आ रही थी कहाँ से, दिल्ली से आ रही थी, तो वो पैर रखे तो मैंने बोला भाई पैर हटा ले। उसने हटाया नहीं है, उसने मारा है। कितने लोग थे? वे 2 लोग आएंगे और एक मर्द ने मारा है लड़की ने। किस बात को लेके हुआ? पैर लगाए तो वो हमारी सीट पे, तो मैंने बोला है पैर भाई जी हटा ली। उसने हटाया नहीं है और हमको मारा है। किस चीज से मारा? ओ पैर नहीं हटाया तो उसको ताव आया तो उसने मार दिया है, और मतलब कड़ा से मारा तो मेरी मूड़ फूट गई है। उसको मैं पहचानती नहीं। पुलिस आई थी मौके पर? है पुलिस तो आई थी, तो पुलिस के हाथे ही लगा है। फरार हो गया? कूद गए वो? भाग गया। और जो महिला थी उनके साथ? वे तो और पहले निकल गई। तो अकबरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरवास में पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति पर गत रात जानलेवा हमला हो गया। उसे अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित जसवंत ने बताया कि उसके चचेरे भाई के साथ करीब 2 महीने पहले कुछ लोगों का विवाद हुआ था। इस विवाद से उसका कोई सीधा संबंध नहीं होने के बावजूद रंजिश रखते हुए आरोपियों ने उसे निशाना बनाया। जसवंत अपने खेत में सो रहा था। अचानक 4 आरोपी मौके पर पहुंचे और लाठी डंडों से हमला कर दिया। उधर थाना प्रभारी सीमा सिंसनवार ने बताया कि दर्ज होने वाले मुकदमे के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या आपका? जी मेरा नाम जसवंत है। कहाँ के निवासी हो? जी मैं सुंदरवास का निवासी हूँ। क्या घटना हुई थी? सब रात को 12:30 के बीच में 4-5 लोग आए गाड़ी में सवार होके, और उन्होंने आते ही मेरे रजाई फेंक दी और उन्होंने मार पिटाई शुरू कर दी। बिना पूछताछ किए, कोई पूछताछ नहीं की उन लोगों ने, और हमारे साथ मारपीट की। कौन लोग थे वो? सब ये गांव के ही लोग थे। उनको मैं पहचानता हूँ अच्छी तरह से। नाम है उनका? नाम है, एक का सुनील है, एक विशाल है, एक चवन्नी है और एक मोनू है। ये 5-6 लोग थे। क्यों मारा? क्या रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं हुई साहब, मैं तो पानी देकर सो रहा था रात को। पहले कभी विवाद हुआ हो? साल 2 साल कभी पहले? मेरा कोई किसी से विवाद नहीं हुआ साहब। हाँ, उन्हीं लोगों के साथ मेरे चाचा के जो लड़का है उनकी लड़ाई झगड़ा जरूर हुआ। 2 महीने पहले उन्होंने आके पिस्टल वगैरह लगा दी थी उसके। अलवर आबकारी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की हैं। आबकारी थाने के पीओ सतीश कुमार ने बताया कि निरोधक दल अधिकारी दिगंबर सिंह डागुर के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इसके तहत शराब की 64 बोतलें जब्त कर अहमदाबाद निवासी पार्थ को गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा से यह शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। दिनांक 8/1/2026 को रेलवे स्टेशन से मुखबिर मिली रेलवे पुलिस फोर्स है
इसी प्रकार गाड़ी नंबर 12/215 में कोई अवैध शराब लेकर आ रहा है। हमने रेलवे पुलिस फोर्स के साथ संयुक्त रेडक्रॉस कार्रवाई करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसे 64 बोतलें अंग्रेजी शराब भिन्न भिन्न ब्रांड की और हरियाणा की बरामद की। इसको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाकी आगे की तफ्तीश जारी। आरोपी का नाम क्या है? इसका नाम है पार्थ दाना भाई बेगड़ा, सनोक दाना भाई, उम्र 25 वर्ष, गुजरात का रहने वाला, अहमदाबाद का रहने वाला। क्या करने ले जाते हैं? ये वहां पर ड्राई क्षेत्र होने के कारण, वहां पर बिक्री के कारण ले जा रहा था। वहां देखता या बीच में रास्ते में भी कहीं ड्रॉप कर सकता था। तो अभी वो तस्दीक में पता लगेगा कि कहाँ पर, जांच के अंदर पता लगेगा कि कहाँ ले जा रहा था, क्या कर रहा था। लेकिन अभी वो मोटे तौर पर बता रहा है कि मैं गुजरात ले जा रहा था, मैं वहां पर उसको बिक्री कर रहा था। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जहां कोरम पूरा नहीं होने के कारण फिर स्थगित हो गई, वहीं बैठक में भाग लेने के लिए पार्षद संदीप फौलादपुरिया भैंस लेकर पहुंचे। इसके अलावा जिला पार्षद जगदीश जाटव कागज पर लिखकर लाए कि अधिकारी गंभीर नहीं है और पार्षद समोसा खाकर चले जाते हैं। साथ ही दोनों मंत्री भी मीटिंग में नहीं आ रहे, इसके कारण जनता की समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। मीटिंग स्थगित होते ही पार्षद फौलादपुरिया सहित कई लोग भैंस को रोड के बीच में लेकर आ गए। वहीं पर जिला प्रमुख की कार भी खड़ी थी। कुछ देर तक रोड के बीच में भैंस खड़ी रही। इस पर अरावली विहार थाने के इंचार्ज ने उन्हें जाने के लिए कहा। पार्षद भैंस को कार्यालय के अंदर ले जाने लगे तो उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में पार्षद संदीप ने तानाशाही के आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों की भैंस मर गई और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि मुंडावर उपखंड स्थित ग्राम अलीपुर में करंट लगने से 11 भैंसों की मौत हो गई थी। जिला पार्षद फौलादपुरिया ने आरोप लगाया कि ग्राम अलीपुर में हुई इस गंभीर घटना के बाद न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा और न ही किसी जनप्रतिनिधि ने पीड़ित पशुपालकों की सुध ली। करंट लगने से एक साथ 11 भैंसों की मौत से ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि पार्षद फौलादपुरिया पूर्व की बैठकों में हाथ में कटोरा और प्याज की माला लेकर आ चुके हैं और प्रशासन का कोई बड़ा नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा। कोई आज तक उस गरीब आदमी की सुध लेने के लिए वहां नहीं पहुंचा। पिछले 2 साल में लगभग 15 से 20 भैंसें चोरी हो गई, आज तक उनका कोई खुलासा नहीं हुआ। तो किसान का बेटा हूं, किसान के दर्द को इन तक पहुंचाने के लिए। उधर अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को कोरम पूरा नहीं होने के कारण स्थगित कर दी गई। जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर ने बताया कि अब अगली बैठक 16 जनवरी को आयोजित की जाएगी। बैठक के दौरान कुछ जिला पार्षदों द्वारा 10 विरोध को लेकर जिला प्रमुख ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया। साधारण सभा की मीटिंग इसलिए स्थगित होगी, जो पार्षद थे आज वो वहां पर बार बार फोन कर रहे थे हम आ रहे हैं रास्ते में, और जो हमारी टाइम की मर्यादा थी उस टाइम की मर्यादा पर नहीं, बाद में सारे कोरम के लोग सब आ गए थे, परंतु जो टाइम डिसाइड उस टाइम पर नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमने आगे 16 तारीख के लिए मीटिंग आज के 16 तारीख को रख दी गई। ये अब नहीं आई तो कोई नोटिस भी जाएगा ना? जो 2 मीटिंग में एब्सेंट रहता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। प्रदर्शन भी किया आज संदीप फौलादपुरिया। देखो संदीप फौलादपुरिया का तो राजनीतिक स्टैंड वो भी मैं भी जानता हूँ, वो भी नेता हमारा। राजनीति में तो चलना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जो कर रहा है प्रयास कर रहा, हम उसके साथ हैं। भाई जनता की जो सच्ची मांग उन पर तो हम काम कर ही रहे। बाकी जो अगला कर रहा है तो राजनीति का हथकंडे, कोई कैसे अपनाता है, कोई क्या अपनाता है, उसको सोच हुआ है। हमारी सोच पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, वो पॉजिटिव सोचता है तो उसके लिए पटी आई है। घोषणा भी करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे? नहीं, घोषणा तो पार्षद करें तो हम भी तैयार। हम सरकारी योजना के लिए हमने कह दिया उस दिन। पार्षद जी को मैं बता देता हूँ, संदीप जी को, एसडीएम को, प्रशासन को मैंने भेजा था। वहां पर रात को मेरे पास सूचना आई थी, मैंने तुरंत प्रशासन को भेजा था। पटवारी मौके पे चला गया था। आज भी किसान के साथ है, जो सरकारी योजना उनको दिलवाएंगे। कठुमर उपखंड क्षेत्र के जांगरू गांव निवासी जवान गोविंद बैरवा का अंतिम संस्कार शुक्रवार को पूरे सम्मान के साथ हुआ। उनके 8 वर्षीय पुत्र नमन ने मुखाग्नि दी। ड्यूटी के दौरान बीमारी के चलते बुधवार शाम को फिरोजपुर पंजाब में उनका निधन हो गया था। गोविंद बैरवा बीएसएफ 155 बीएन बटालियन में तैनात थे। फिरोजपुर में बीएसएफ के इंस्पेक्टर रामनिवास यादव जवानों के साथ उनकी पार्थिव देह को लेकर पहुंचे।
जागरूक गांव में शुक्वाकू तिरंगा यात्रा निकाली गई और मार्ग में कई जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। वहीं पत्नी सपना देवी और माता पार्वो देवी सहित परिजन गम में डूबे नजर आए। बीएसएफ जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित किए और अंतिम सलामी दी। इस मौके पर थाना अधिकारी रामजीलाल मीणा, पंचायत प्रशासक रेखा देवी बैरवा सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए। साथ ही बीएसएफ इंस्पेक्टर यादव ने जवान की पत्नी को 1 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की। नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अलवर के विशेष न्यायालय पोक्सो संख्या 1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि परिवादी ने गत वर्ष अप्रैल में बास दयाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी 13 साल की नाबालिग बेटी को गहने और 50,000 रुपए सहित नीरज भगा कर ले गया था। बाद में पीड़िता को बरामद कर चार्जशीट पेश की गई। पीड़िता ने नीरज पर कई बार रेप करने के आरोप लगाए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर मुलजिम नीरज को 20 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया है। समाज सेवी सेठ शंभू दयाल रूबास वाले की 16वीं पुण्यतिथि पर प्याज मंडी परिसर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जूली ने कहा कि उनका जीवन सादगी, परिश्रम और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा। वहीं प्रमुख कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि उनके पिता सेठ शंभू दयाल ने मंडी परिसर में हमेशा सभी वर्गों के हितों के लिए कार्य किया। उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जा रहा है। उधर इस अवसर पर किसानों को प्याज का बीज भी वितरित हुआ, साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। 9 जनवरी को मेरे पूज्य पिताजी की 16वीं पुण्यतिथि पर भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में मेरे पिताजी के जो पुराने साथी हैं या जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ काम किया, मेरे पिताजी ने फल सब्जी मंडी अलवर में पलदारी से अपना जीवन यापन किया और किसानों के साथ रहते हुए इन किसानों के द्वारा मेरे पिताजी को पलदार से आड़ती बनाया गया। जिस तरह का सहयोग और संजोग इन किसानों के द्वारा बनाया गया था, उससे मेरे पिताजी जब इस दुनिया से गए थे, जब एक बड़े व्यापारी के रूप में गए थे, आज मैं उनकी पुण्यतिथि मना रहा हूँ। हर साल ये मनाता हूँ और उसी के कार्यक्रम है। सर, किसानों को आपने बीज वितरण भी किया है? हाँ, वो एक कंपनी ने अपना प्रोडक्ट दिया है, लाली सुपर के नाम से, उसका बीज वितरण भी आज हुआ है, जो किसानों का अच्छा बीज। उधर कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यापारी वर्ग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं अलवर की प्याज मंडी में शुक्वाकू प्याज 3 रुपए से लेकर 17 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकी। कारोबारी अभय सैनी ने बताया कि प्याज के भाव को लेकर किसानों में मायूसी दिखाई दे रही है। वहीं मौजूदा सीजन की आवक अंतिम दौर में पहुंच गई है। वहीं सरकार की ओर से किसानों को कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। भाव मत पूछे क्यों दर्द हमारे पूछता है, बने हुए खुंड को उठाकर क्यों घाव को नया करते हो। आज प्याज बिकी है 100 रुपया मन से लेके और 700 रुपया मन तक की। प्याज की हालत खराब है, अंतिम दौर है। इन दिनों में हमारे प्याज की क्वालिटी हल्की हो गई है, इसलिए खरीदारों का बड़ा अभाव है और मंडी में आज भी आवक जो है वो बिक नहीं रही है, केवल फिक रही है। किसान को उसकी उपज का पैसा बहुत दूर की बात है, मंडी में लाने का और प्याज के कट्टों का पैसा भी नहीं मिल रहा है। आज के बाजार मंडी में 2 रुपए से लेके और लगभग 17 रुपए किलो तक की प्याज बिकी। करीब 250 साल पुराना महल चौक स्थित जनाना महल क्षतिग्रस्त हालत में है। एडवोकेट ओमवीर यादव ने बताया कि यहाँ अनेक कार्यालय खुले हुए हैं, इनमें कर्मचारियों सहित आमजन की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने पर्यटन विभाग एवं प्रशासन से इसकी मरम्मत की मांग की है। इसमें हमारे 2 ऑफिस हैं, एक SORAA का है और एक कलेक्टर साहब का है, मुद्रांक जो स्टाम्प कलेक्टर बोलते हैं जिसको, इसके 2 ऑफिस हैं और ये बारिश के मौसम में इसमें खतरा बना रहता है। और ये हमारी राज शासन की ना देखभाल की चीज़ें हैं और पुरातत्व विभाग, राज्य सरकार इस दिशा में कार्य भी कर रही है पुरानी हवेलियों को बचाने के लिए। तो इस विषय में भी सरकार के ध्यान आकर्षित आपके चैनल के माध्यम से होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे लोग, पूरे ज़िले के लोग आते रहते हैं अपने काम की वजह से, कोई देखने के लिए भी, तो कभी कोई हादसा नहीं हो जाए, इस वजह से इस पर ध्यान देना ज़रूरी है और इसकी जहाँ तक जल्दी से जल्दी हो सके मरम्मत कराई जाए, जिससे ये 250 साल पुरानी हवेली यूँ की यूँ खड़ी है। थोड़ी बहुत मरम्मत के अभाव में ये अपनी वैभवता खो रही है, इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि इनकी और विशेष ध्यान।
अलवर के चावनपाड़ी बाजार में शुकाको खंडेलवाल शिक्षा समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। व्यापार समिति की ओर से उन्हें साफे पहनाए गए, साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। समिति से जुड़े दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी पदाधिकारियों और सदस्यों का सम्मान किया गया है। बड़ा ही खुशी और हर्ष का दिन है। आज चावनपाड़ी व्यापार समिति के द्वारा आज हमारे खंडेलवाल शिक्षा समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण जी बाजरगान का सभी व्यापारियों की तरफ से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बड़े ही गर्मजोशी के साथ किया गया। और एक कचौरी और आलू की सब्जी का भंडारा भी आज व्यापार समिति के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन भी आज हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण जी बाजरगान के द्वारा किया गया। इस भंडारे में विशेष योगदान भोलाराम जी खंडेलवाल टांगा स्टैंड भावना सेल्स कॉर्पोरेशन का रहा, जिन्होंने अपना आर्थिक सहयोग इस भंडारे में विशेष रूप से दिया। व्यापार समिति उनका भी बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। अलवर जिले में 31 मार्च तक विशेष मध्यस्थता अभियान चलेगा। इसकी तैयारियों पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष अनंत भंडारी की अध्यक्षता और सचिव मोहनलाल सोनी के निर्देशन में बैठक का आयोजन किया गया। प्राधिकरण अध्यक्ष के अनुसार 2 जनवरी से 31 मार्च तक चलने वाले इस विशेष अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण करना है। उन्होंने सभी न्यायिक अधिकारियों को ऐसे मामलों को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही पक्षकारों को मध्यस्थता के लाभों को लेकर जागरूक बनाया जाएगा। कठुमर के विधायक रमेश खींची ने कहा है कि कुछ सांसदों द्वारा अपने कोटे की राशि निर्वाचन क्षेत्र की बजाय अन्य इलाकों में देना गलत है। उन्होंने भरतपुर सांसद संजना जाटव और कांग्रेस के 2 अन्य सांसदों का उदाहरण दिया है। भाजपा विधायक खींची ने कहा कि इन सांसदों ने सांसद विकास निधि का पैसा अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के बजाय हरियाणा के एक क्षेत्र में दिया है। यह अनुचित है, क्योंकि राजस्थान विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। भरतपुर की ग्राम पंचायतों के सरपंच बजट के लिए परेशान हो रहे हैं, जबकि यहाँ की सांसद ने काफी पैसा हरियाणा में लगा दिया है। उन्होंने सलाह दी कि भरतपुर सांसद को स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। विधायक खींची ने इसे क्षेत्रीय मतदाताओं के साथ धोखा भी बताया है। भरतपुर के सांसद हैं संजना जाटव, उन्होंने अपना जो सांसद फंड जो है उसमें से कुछ राशि हरियाणा के कैथल में दी है। भरतपुर का बजट हरियाणा जा रहा है। आप वरिष्ठ विधायक है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो उसकी सोच की बात है। यही तो बात है ना, भारतीय जनता और कांग्रेस के जो लोग हैं उनको मतलब बहुत देश की बड़ी राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी छोटे स्तर पर अपना काम करती है, छोटे कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, छोटे से गांव का ढाने का ध्यान रखती है। जब मेरे यहाँ आवश्यकता इतनी है कि हमको यहाँ जितना पैसा मिले, मैं समझता हूँ 5 करोड़ रुपए बहुत छोटा है। यदि हम हर गांव का हर ढाने का विकास कराना चाहें तो मैं समझता हूँ निरंतर विकास के लिए बहुत लंबा पैसे की आवश्यकता है। आज वो भी विकास नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उनका क्या सोच है, कैसे है, अब उसके बारे में तो आपको सबको पब्लिक को दिख रहा है कि जिस वो अपने खुद के क्षेत्र का विकास नहीं करा सके और वो दूसरे प्रदेश की बात सोचें, तो उनकी ये सोच का बात है। अपने किस तरह का सोच है, मैं समझता हूँ जहाँ से वोट मिलते हैं उन लोगों की रक्षा नहीं कर सकते, उनका ध्यान नहीं रख सकते, तो उनको तो उसी जगह पे जा बसना चाहिए, हरियाणा में चला जाना चाहिए, वहीं से चुनाव लड़ना चाहिए। इनकी जरूरत ही नहीं है उनको। भरतपुर में विकास की जरूरत है, कठुमर में भी विकास की जरूरत है सर। वहाँ भी काफी समस्या है, सरपंच घूमते हैं बजट की समस्याओं को लेकर। तो मैंने वही तो कह रहा हूँ ना, हर गांव और ढाणी में यदि विकास की सोच ले एमएलए एमपी दोनों मिलकर एक अच्छा विकास, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन उनकी बड़ी सोच है, राजनीति पता नहीं कौन सी सोच में आगे। मैं तो कहता हूँ यहाँ की जनता का उनको अपने ख्याल नहीं है, उनको अपनी कोई बड़ी राजनीति करना चाहते होंगे, इसलिए बड़ी राजनीति में वो पहुँच रहे हैं। हम भी उनसे सलाह देते हैं कि हरियाणा में चले जाएं, ज़्यादा अच्छा है। उधर भाजपा नेता एवं कठुमर विधायक खींची के अनुसार राज्य सरकार का 2 साल का कार्यकाल शानदार रहा है। कांग्रेस के शासन की तुलना में भाजपा शासन में अपराधों पर लगाम कसी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST और OBC के लिए दिए गए निर्णय का अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। देखो, आप सबको विदित है कि हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो 2 वर्ष पहले और अब हमारी केंद्र की सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, मैं समझता हूँ प्रथम बार हमारे मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जितना विकास का जो योजनाएं बनाई,
खासतौर से किसानों के हित की, हमारे दलितों के हित की जो योजना है, उन योजनाओं को निश्चित रूप से कारगर के साथ काम हो रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। आप स्वयं देख रहे हो जिस तरह से प्रदेश का विकास हो रहा है, चाहे वो कहीं छिपकर नहीं है, चाहे बिजली के क्षेत्र की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो। मैं समझता हूँ निरंतर हमारा प्रदेश बढ़ता ही जा रहा है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि SC ST OBC का जो एक क्रिमिनल के बाद उनको जनरल में भी मौका मिलेगा, अगर वो अच्छे नंबर लाते हैं, जनरल के बराबर कैटेगरी आती है उनकी, तो उनको जनरल में गिना जाएगा। तो इस तरह का फैसला है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब तक जो फैसले का सवाल है उसका पूरा अध्ययन कर रहे हैं हमारे जो विद्वान लोग हैं। उस अध्ययन में यदि हमारा कहीं कोई नुकसान हो रहा है तो निश्चित रूप से हम सरकार से बात करेंगे उस मामले में, और हमारा फायदा हो रहा है तो हम फायदे की बात सोचेंगे, उसके क्या हमें और पूरा अध्ययन कर लेते हैं उसका कहाँ कैसे। अभी कोई फैसला किसी हाथ में अभी हमारे हाथ लगा नहीं, और लगने के बावजूद हमारे विद्वान लोग जो हैं निश्चित रूप से उस पर अध्ययन कर रहे हैं, और अध्ययन करने के बाद बात करेंगे। यदि हमारा किसका हित हो रहा है तो हम निश्चित रूप से सरकार से निवेदन करेंगे कि आप अपील में जाएं, दोबारा पुनः इसका कुछ रिवीजन करें तब। ग्राम पंचायत चिकानी के ग्राम विकास अधिकारी पर राजस्थान संपर्क पोर्टल की धज्जियां उड़ाने के आरोप लगे हैं। एक परिवादी ने परेशान होकर संपर्क पोर्टल पर नाली निर्माण के लिए शिकायत दी थी, लेकिन आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी दयाराम गुर्जर ने यहां पहले से ही नाली बने होने की बात लिखित रूप में कह दी, जबकि इस स्थान पर नाली का कोई नामो निशान भी नहीं है। परिवादी के अनुसार एक तरफ को मुख्यमंत्री खुद संपर्क पोर्टल 181 के कॉल खुद उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके अधिकारी इस तरह से शिकायतों पर लीपापोती कर रहे हैं। अलवर निवासी डॉक्टर दीपिका अरोड़ा ने बाड़मेर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय बास्केटबॉल खेलकूद में इतिहास रच दिया। राजस्थान की बेटियों ने यहां पहली बार स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इस टीम ने कोच डॉक्टर दीपिका के मार्गदर्शन और नेतृत्व में बाजी मारी। विद्यालय स्तर की यह देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में राजस्थान की गर्ल्स टीम अजय रही। 19 दिसंबर से 1 जनवरी तक टीम ने कोच डॉक्टर दीपिका के मार्गदर्शन में अभ्यास किया था। वहीं कप्तान कृतिका खटी के नेतृत्व में सभी खिलाड़ियों ने पूरी प्रतियोगिता के दौरान उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। राजस्थान की गर्ल्स टीम ने अपने द्वारा खेले गए सभी मैच एक तरफा अंदाज में जीते। फाइनल में राजस्थान में महाराष्ट्र को 52-9 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। उधर कप्तान कृतिका ने जीत पर खुशी जाहिर करते हुए इसके पीछे कोच की ट्रेनिंग, माता पिता के आशीर्वाद और साथी खिलाड़ियों के बेहतर खेल को वजह बताया। अलवर के सेंट एंसलम विद्यालय की जानवी टोंगर भी राजस्थान की टीम का हिस्सा रही। राजस्थान की प्रशिक्षक दीपिका ने बताया कि ब्रॉन्ज और सिल्वर जीतने के बाद आखिरकार इस बार गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी मिली है। इसके लिए बाड़मेर में 15 दिन चले अभ्यास शिविर में पूरी रणनीति बनाई गई थी। बहुत गहनता से और बहुत युद्ध स्तर पे तैयारी चली और टेक्निकली और साइंटिफिकली बच्चों को ट्रेन किया गया इस स्तर तक आने के लिए। जो हमारा सपना था वो हमने पूरा किया और बहुत ही कोऑर्डिनेशन और कॉम्बिनेशन के साथ राजस्थान टीम ने डिफेंसिव फिलॉसफी के साथ इस गोल्ड मेडल को हासिल किया। 3 साल तक सपना था कि जी बिल्कुल, मैं लगातार 3 वर्षों से मैं अपने विभाग का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास जताया। मैं 3 साल से प्रयासरत हूँ। पहले ब्रॉन्ज के लिए खेली, पिछले साल सिल्वर मेडल आया और इस साल हमारा गोल्ड मेडल आया। बेटियों ने किस तरीके से मेहनत की कोर्ट पर? एक बच्ची ने बहुत डिसिप्लिन के साथ मेरी बात को सुना और उसका आउटकम आप देख सकते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट रहा। और वहीं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 12 से 17 जनवरी तक उदयपुर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित होंगे। इसके लिए लक्ष्मणगढ़ के गांव खरसन की निवासी शहनाज बानो को 19 वर्षीय बालकों के हॉकी टूर्नामेंट के निर्णायक मंडल में शामिल किया गया है। शहनाज बानो पूर्व में भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में निर्णायक की भूमिका निभा चुकी है। वे माध्यमिक शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षिका के पद पर कार्यरत है। शहनाज बानो के पति डॉक्टर जुबेर खान को भी हाल ही में मध्य प्रदेश में संपन्न हुए नेशनल स्कूल गेम्स में तकनीकी अधिकारी बनाया गया था। वहीं उन्हें निर्णायक मंडल में शामिल किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद संजना जाटव, विधायक मांगेलाल मीणा, जिला मेव पंचायत के सदस्य शेर मोहम्मद, स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान के संरक्षक मोरध्वज सिंह चौधरी, भाजपा नेता प्रदीप जैन, सदर छोटेलाल और कांग्रेस नेता नरेंद्र मीणा आदि ने बधाई दी।
अलवर के केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी में पर्यावरण चेतना का प्रेरक एवं अर्थपूर्ण आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के निदेशक नाज रिजवी और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैज्ञानिक आर मगीश ने विद्यालय का भ्रमण किया। अतिथियों ने विद्यार्थियों से पर्यावरण संरक्षण विषय पर संवाद स्थापित किया, साथ ही जल, जीवन और प्रकृति के अटूट संबंधों को दर्शाया। इस अवसर पर शहर का प्रधानाचार्य शेर सिंह यादव ने भी प्रकृति संरक्षण को जीवन का अनिवार्य संस्कार बनाने का संदेश दिया। वहीं केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य गंगाधर मीणा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। महावीर इंटरनेशनल अलवर केंद्र द्वारा संचालित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में शनिवार को सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक हृदय रोग परामर्श शिविर लगेगा। वहीं दोपहर 12 से दोपहर 2 बजे तक जोड़ रोग शिविर लगाया जाएगा। केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने यह जानकारी दी। जोड़ रोग शिविर में फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर के विशेषज्ञ परामर्श देंगे, जबकि हृदय रोग शिविर में मेदांता चिकित्सालय के विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। साथ ही ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पीएफटी, ईसीजी और कैल्शियम की जांच निःशुल्क की जाएगी। समाचार में वक्त तो एक छोटे से अल्प विराम का, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है।
विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम, और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव बनने पर साफिया खान का जोरदार स्वागत किया गया। एक्सप्रेस वे के बड़ौदा उकट पर शुक्रवार को पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा की, साथ ही अलवर तक अनेक स्थानों पर अभिनंदन किया। इस मौके पर रामगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें समाजसेवी जयराम मीणा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, दीपक अग्रवाल, वेद प्रकाश, विश्वजीत सिंह, राजाराम, बलराम शर्मा, भूरी खान, ऋतुराज चौहान, मुरारी लाल, सतीश पटेल, शौकत खान, प्रधान नसू खान और पंडित बबली शर्मा सहित आर्यन जुबेर खान शामिल थे। उधर शुक्रवार को अलवर के फूलबाग में भी उनका भव्य स्वागत किया गया। यहाँ उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की। इन नेताओं ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए संगठन को और मजबूत करने की अपेक्षा जताई। साफिया जुबेर खान ने कहा कि समाज में महिलाओं के खिलाफ लगातार अन्याय और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पीछे मौजूदा सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। अलवर के लिए तो बड़े गर्व और गौरव की बात है कि बहन सफिया जी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी के सानिध्य में लगातार जो है हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। बहन संजना जी और अब सफिया जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी केंद्र के अंदर मिली है और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो इस बात को जानता है कि जो देश की आधी आबादी है और जो एक्टिव लोग हैं उनको उसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। सफिया जी का बनना अलवर के लिए, पूरी मेवात के लिए, क्योंकि मेवात को भी एक पिछड़ेपन के रूप में जाना जाता है कि जहां एजुकेशन की कमी है, ऐसे इलाके के अंदर सफिया जी ने जो परचम लहराया है वो सबके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और हमारे आने वाले समय में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें वो भी ये समझ सकती हैं कि मान लो ग्रामीण परिवेश से आने के बाद में घर बैठना ही कोई काम नहीं है, वो आगे बढ़ सकती हैं, आगे जा सकती हैं, देश के लिए, राजस्थान के लिए काम कर सकती हैं।
तो सफिया जी का बनना मैं समझता हूँ कई मायने में हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट साबित होगा। महिलाओं के लिए एक अलग प्रकार की जागृति इनके बनने से पैदा होगी। वैसे भी महिला उत्थान की बात लगातार सफिया जी करती रही हैं, हम तो साथ विधायक रहे उस समय भी जो है इनका पूरा जो है ये फोकस रहता था कि महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व मिले। सोनिया गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी ने, भंवर साहब ने, अलका लांबा जी ने, सबने मिलकर मुझे ये महिला कांग्रेस में जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया है। मेरी कोशिश रहेगी देश की आधी आबादी जो है हम उसकी लड़ाई लड़े, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों लड़ाइयां हमें लड़नी है। और जिस तरह देख रहे हैं देश में जो हालात चल रहे हैं, अभी कल की न्यूज है कि चूरू में एक पुलिस कांस्टेबल के साथ गैंगरेप हो गया, कानपुर में एक बच्ची का गैंगरेप हुआ, उसमें पुलिस कांस्टेबल खुद इन्वॉल्व है। तो जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं तो बहुत मजबूती से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इन बच्चियों को, इन महिलाओं को हमें न्याय दिलाना पड़ेगा। इसी को सोचते हुए मुझे लगता है मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद दूंगी कि मुझे महिलाओं के लिए काम करने का मौका दिया है। भंवर साहब का दूंगी, इन्होंने, इनका पूरा सहयोग रहा। ये मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या करना चाहोगे, मैंने कहा मैं तो महिलाओं के लिए काम करना चाहूंगी और भंवर साहब का आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ इस पद पे आई। सबसे पहले तो मैं बहन सफिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत पूरे जिले के लोग ही नहीं लेकिन पूरे देश के लोग बहुत खुश हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का और अलका लांबा जी। सफिया जी जमीन से जुड़ी हुई हैं। आप जिला परिषद की अध्यक्ष थी, आप एमएलए भी रही हैं और एक जो ग्रास रूट का जो एक आम महिलाओं की, जो गरीब महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं, ढाणी में रहती हैं, आप उनकी समस्या समझती हैं। अलवर के लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय सफिया जी बनी है। राष्ट्रीय स्तर पर एक और अलवर का झंडा फहराया है पूरे देश के अंदर। हमारी संजना जी बनी है, मुझे भी राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है एआईसीसी के अंदर। हमारे राजस्थान के सीएलपी लीडर टीकाराम जी जूली साहब हैं। तो अलवर का एक तरह से जो लोग हैं, अलवर के मजबूत लोग हैं, उनको एक पहचान मिली है। और जैसे अभी सफिया जी फरमा रही थी कि जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं। हमें याद है कि खिलाड़ियों के साथ जो एक व्यवहार हुआ वो हम सबों को याद है। अभी कांस्टेबल की भी बात हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश भर के अंदर जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो महिलाओं के साथ ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और सफिया जी पूरे देश के अंदर जाकर और महिलाओं के अंदर जागृति पैदा करेंगी। हाल ही में नरेगा का भी जो एक आंदोलन चल रहा है, नरेगा को खत्म करना चाह रही है सरकार, उसके अंदर भी महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा उसके ऊपर अत्याचार रहा है और महिलाओं के ऊपर ही वो तलवार चल रही है। एक बड़ी बात राष्ट्रीय कांग्रेस में ये आगामी चुनाव की रणनीति है या और किस तरह लेते हैं? इसलिए चुनाव के लिए और चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। जनता के उत्थान के लिए महिलाओं का जो सम्मान दिया है कांग्रेस ने, सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण भी दिया पंचायती राज के अंदर। और सिर्फ पंचायती राज नहीं लेकिन माननीय सोनिया गांधी जी ने बहुत प्रयास किया पार्लियामेंट के ऊपर। हमारे सभी सांसदों ने संसद के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी उनको आरक्षण मिले, उसकी भी लड़ाई सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरू की। नीमराणा पंचायत समिति के पास पोष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदर्श कला रंगमंच के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने बताया कि इसमें सभी व्यापारियों का सहयोग रहा। साथ ही क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर लोक परंपराओं को सहेजने का संदेश दिया। इस अवसर पर शिक्षाविद संपतराम शर्मा सहित मनोज बिरला, मोनू गुप्ता, रामनिवास सैनी, सत्यनारायण गुप्ता, गोपाल यादव और आदर्श कला रंगमंच के अध्यक्ष मुकेश शर्मा उपस्थित रहे। राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय तिजारा के नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा सरस डेयरी का भ्रमण किया गया। न्यूट्रिशन और सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग विषय के तहत शैक्षणिक एवं सामुदायिक भ्रमण संपन्न हुआ। प्राचार्य राजपाल सिंह यादव ने बताया कि इसके जरिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों के पोषण महत्व की व्यावहारिक जानकारी दी गई। वहीं इसके लिए विद्यार्थियों ने डेयरी चेयरमैन नितिन सागवान का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर नर्सिंग फैकल्टी मुकेश चंद मीणा, मनोज सिंह, राजकुमार यादव, रेणु यादव और प्रेमलता मीणा भी उपस्थित रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में इन दिनों सर्दी जनित बीमारियों के पीड़ित पहुंच रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कैलाश सैनी ने बताया कि खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचाव जरूरी है। इसके लिए उन्होंने गर्म कपड़े पहनने और सुबह जल्दी बिस्तर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। वहीं डॉक्टर रतनलाल मीणा ने बताया कि इन दिनों बुजुर्ग बड़ी संख्या में उपचार के लिए आ रहे हैं। इनमें बुखार और पेट दर्द के रोग शामिल हैं। डॉक्टर मीणा ने ठंडे पानी के उपयोग से बचने की सलाह दी है। मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण का बोलबाला है। बाईपास से लेकर हरिजन मोहल्ला, खाद बीज मार्केट, मुख्य बस स्टैंड, अलवर गेट, राजगढ़ गेट, रेलवे स्टेशन मार्ग, बिजली घर मार्ग, सुभाष चौक और फकीर बस्ती में यह हालात देखे जा सकते हैं। मुख्य बाजार में भी गांधी चौक और चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण का बोलबाला है। ई रिक्शा और रेहड़ी वालों के अलावा आगे तक सामान रखने वाले दुकानदारों ने इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी लापरवाह बने हुए हैं। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनोवेटिव हाउस इंडिया के फाउंडर अंकित भार्गव ने पीएम श्री विद्यालय खारेड़ा में कार्यशाला का आयोजन किया। प्रधानाचार्य निर्मला आड़ा ने बताया कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंकित भार्गव की कार्यशाला आयोजित की गई। उन्होंने विद्यार्थियों को सपने तय करने और उन सपनों के अनुरूप मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही देश और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में जाने के रास्ते बताए। इसके अलावा इनोवेटिव हाउस की आंचल ने जर्नल राइटिंग पर सत्र आयोजित किया। और मैं एक गाँव में काम करता था जिसका नाम है बम्बोरा। बम्बोरा, नॉट ओनली बोरा, बम्बोरा, राइट। तो बम्बोरा एक गाँव है। आप हंस सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हंसेंगे नहीं तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। खेड़का ग्राम पंचायत के धर्मपुरा निवासियों ने यहां के मिडिल स्कूल के बच्चों को अकबापुर सीनियर स्कूल में शिफ्ट करने का विरोध किया है। ग्रामीणों के अनुसार धर्मपुरा विद्यालय कंडम घोषित होने के बाद भवन को तोड़ दिया गया है। हालांकि ग्रामीणों ने बच्चों को पढ़ने के लिए एक मकान भी उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन संबंधित विभाग का कहना है कि बिजली और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हकीकत यह है कि ग्रामीण अभिभावकों ने अपने स्तर पर इसकी व्यवस्था भी कर ली है। लोगों के अनुसार अकबापुर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऐसे में अब बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। इसके चलते संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है। आज ग्राम धर्मपुरा में सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठा होने के बाद में सभी ने सहमति ये की है कि हमारे बच्चे स्कूल 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, इतनी दूर बच्चे नहीं जा सकते। तो हमने गांव के सहयोग से लाइट की, भवन की और शौचालय की व्यवस्था ग्रामवासियों ने सहमति से सब संचालित कर दिया गया है। हमारे बच्चे अकबरपुर नहीं आ सकते क्योंकि अकबरपुर में तो पहले ही बच्चे ज़्यादा हैं और ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए सभी गांव इकट्ठा होकर सरपंच साहब आज यहाँ अकबरपुर आए हैं हम, इसलिए हमारी स्कूल अकबरपुर शिफ्ट नहीं हो सकती। हमारी जो स्कूल है 8वीं तक की, उसको अकबरपुर शिफ्ट कर रहे हैं। वो गांव धर्मपुरा में रहनी चाहिए। हमारे गांव वालों का ये प्रयास है यहीं रहनी चाहिए। बच्चा नहीं आ पाएंगे। 3-3.5 किलोमीटर हाईवे पड़ता है, रोड, एक्सीडेंट का खतरा है। तो आज क्या किया? हम ये कहना चाह रहे हैं वो स्कूल वहीं रहनी चाहिए, धर्मपुरा में रहनी चाहिए। धर्मपुरा में रहनी चाहिए। आज ग्राम धर्मपुरा के निवासी आए हैं यहाँ ग्राम पंचायत में और इनका कहना है कि इनके जो गांव का स्कूल था उसका भवन जर्जर था, जिसको सरकार ने डिसमेंटल करवा दिया। उसके बाद गांव वालों ने एक निजी बिल्डिंग स्कूल के लिए दी है, जिसमें अभी कोई निरीक्षण में ये बताया गया कि शौचालय और बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ग्रामवासी बता रहे हैं कि हम अपने स्तर पे जन सहयोग से बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था वहाँ तुरंत करवा देंगे। और इनका कहना यह है कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल गरीब परिवार हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और वो बच्चे कैसे 3 किलोमीटर तक आएंगे। एक तरफ तो सरकार का ये प्रयास है कि हर बच्चे तक शिक्षा पहुँचे और अगर इस विद्यालय को अकबरपुर स्थानांतरित किया गया है तो वो बच्चे पढ़ने से वंचित रह जाएंगे, ना तो उनके माँ बाप यहाँ अकबरपुर तक उन बच्चों को पहुँचा पाएंगे और वो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो गांव वालों की मांग है कि हमारे विद्यालय में जब तक नया भवन नहीं बने, हम जो निजी भवन इन्होंने दे रखा है जन सहयोग से, उसमें बिजली पानी की सब व्यवस्था करवाएंगे। इनका विद्यालय ये ग्राम धर्मपुरा के राजपूत प्राथमिक विद्यालय, इनका वो भवन है जो
कंडम हो चुका है, घोषित भी कर दिया कंडम और पैसा भी उसका सैंक्शन हो चुका है और वहाँ के बच्चों को अकबरपुर शिफ्टिंग करने का आदेश जारी कर दिया गया है। तो सारे ग्रामवासी आज इकट्ठे हुए और वहाँ पानी और शौचालय की ये सुविधा लाइट की ग्रामवासियों की तरफ से की जाएगी और यथानुसार धर्मपुरा में पहले स्कूल चल रहा था तो स्कूल का वहीं संचालन किया जाएगा। अच्छा, अकबरपुर में तो पहले ही कमरे भवन कम है और बच्चे भी ज़्यादा है, तो यहाँ हाँ वो बिल्डिंग इतने वहाँ दूसरा शिफ्ट कर दिया है गांव में, वहाँ किसी ने वो दे दिया है वहाँ भवन और वहीं स्कूल चल रहा है। सरिस्का में सीटीएच और बफर क्षेत्र निर्धारण के लिए उमरन एवं मालाखेड़ा ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच के दायरे को लेकर आपत्ति जताई। उधर कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और केंद्रीय एम्पायर कमेटी के अनुपालन में 9 जनवरी को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में वन विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रस्तावित नक्शा विवरण प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में अकबरपुर ग्राम पंचायत सहित अनेक पंचायतों में सभाएं हुई। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 9 जनवरी के बाद होने वाले प्राप्त किसी भी सुझाव या आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। जो सीटीएच में ग्राम धवाला को जोड़ा गया है उसके विरुद्ध हमने आपत्ति दर्ज कराई है। ग्राम धवाला के उत्तर की तरफ जो सावड़ी गांव है उसको बफर जोन में कर दिया और दक्षिण की तरफ जो खेड़का गांव है वो वन क्षेत्र से बिल्कुल बाहर कर दिया। अकबरपुर भी बाहर है। बीच में एक गांव धवाला को सीटीएच में रख दिया, जो जबकि वहां पर ऑलरेडी 3 होटल चल रही हैं जिनकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी ली गई है। वहाँ पर कोई भी टाइगर का कभी मूवमेंट नहीं रहा। आज तक 50 सालों का चाहे ब्लॉक रिपोर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चेक कर ले, डे टू डे की रिपोर्ट, कभी भी वहाँ टाइगर का कभी लोकेशन नहीं। अजी ये मीटिंग की है क्या है? ये फॉरेस्ट वाले तो इस गांव को जबरदस्ती लेना चाहते हैं। मैं धवाले का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 84 साल हो गई है और मैंने तो कभी यहाँ शेर वगैरह रटर सटर कोई देखा ना है साहब, आज तक भी ऐसी। और ये कॉमर्शियल एरिया है, ये तो वैसे हमने कन्वर्ट करवा रखी हैं, वहाँ उल्टा होटलें हैं, ये हैं और पेट्रोल पंप वगैरह ऐसी चीजें हैं। अब इनको ये समाप्त करना चाहते हैं। आज विशेष आम सभा हुई है। आज विशेष आम सभा हुई है, उसमें लोगों का हमारा ऐतराज है इसमें कि साहब जो है ये फॉरेस्ट के उसमें सीटीएस में नहीं जाना चाहिए, जबकि खेड़ का छोड़ रखा है, इधर अकबरपुर छोड़ रखा है। इससे टच में ही तो सावड़ी आगे वाला जो अलवर के साइड में चलते हैं अपन। नलनीश नरूका है, मैं ग्राम धवाला का निवासी हूँ। ये क्षेत्र में कोई भी किसी भी वन्य जीव का विचरण क्षेत्र नहीं है। ये नेशनल हाईवे पे स्थित एक ग्राम है जहाँ पर वर्तमान में भी बहुत सारे व्यवसाय चल रहे हैं, पंप हैं, होटल हैं, रिसोर्ट हैं और शहर के बिल्कुल नज़दीकी सीमा पर है ये। तो यहाँ पर किसी भी तरह के वन्य जीव का ना तो कभी पूर्व में ना ही वर्तमान में कोई इस तरह का विचरण क्षेत्र देखा गया है। तो इसको वन विभाग के अंदर लेना और ये बोलना कि यहाँ पर वन्य जीवों का आवागमन रहता है, ये सरासर गलत बात है और इससे ग्रामवासियों को भविष्य में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे भी अलवर के अंदर बहुत ज़्यादा व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। ये कुछ तरह के कुछ गाँव हैं जिनके अंदर हम व्यवसाय कर सकते हैं, आगे लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। और अगर ऐसे हर भूमि को वन क्षेत्र ले लेगा तो फिर रोजगार के अवसर उपलब्ध कहाँ होंगे? तो ये सरासर गलत चीज़ है जो वन विभाग कर रहा है। तो कृपया इसको दूर रखा जाए। तो पूरे ग्राम की यही मांग है कि इसको वन क्षेत्र से बाहर रखा जाए। सरिस्का का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बढ़ाने के बाद, दायरा बढ़ाने के बाद जो गांव आए हैं उसमें कुछ जैसे खेड़का ग्राम पंचायत और अकबरपुर ग्राम पंचायत के जो दायरा बढ़ा है, तो उसमें जो ग्रामीण आए करीब 4 ग्रामीण गांव के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये जो जैसे ये चाहते हैं कि जो हमारा जो सीटीएच बढ़ा है वो दायरा है वो थोड़ा बाहर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि टाइगर हैबिटेट जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र माना नहीं चाहते। तो ये ग्रामीणों ने आज आम सभा हुई है, क्योंकि जो जिला कलेक्टर के विशेष आदेश के बाद सभी ग्राम पंचायतों में जो सीटीएच के अधीन आ रहे हैं गाँव, जो दायरा बढ़ाने के बाद जो गाँव आ रहे हैं उनका विशेष आज आम सभा गठित की गई है जिला कलेक्टर के आदेश के बाद। तो हम यहाँ जानेंगे। जी सरपंच साहब, क्या आपत्ति है? आज विशेष ग्राम सभा जो सीटीएच का दायरा बढ़ाने का प्रस्तावित है उसके संबंध में अकबरपुर ग्राम पंचायत और खेड़का ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इन दोनों ग्राम पंचायतों के 4 गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है, जिसके विरुद्ध चारों गांवों के लोग यहाँ आए हैं
और उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि हमारे गांव की सीमाओं को सीटीएच के दायरे में नहीं लाया जाए। अगर आता है तो क्या समस्या आती है? इनको कई तरह की समस्याएं हैं कि काफी घनी आबादी है, नेशनल हाईवे 248A के नजदीक ये लोग हैं, कुछ व्यवसायिक गतिविधियां हो रही हैं, वो सारी गतिविधियां वन विभाग रोक देगा। व्यवसायिक गतिविधियों ना भूमि परिवर्तन होगा और किसी तरह का व्यवसाय ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए और क्योंकि सीटीएच बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो जानवरों का खतरा भी यहाँ के जो निवासी उनको ज्यादा रहेगा, इसलिए ये लोग सब मिलकर इसका विरोध कर रहे हैं। सीटीएच दायरे में आने के बाद ग्रामीणों में पहले भी थोड़ा गुस्सा सा देखने को मिला था कि वो चाहते थे कि हम सीटीएच से बाहर रहें, क्योंकि जो टाइगर जो क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन उसको फिर भी बढ़ा दिया गया। और कुछ ग्रामीणों का कहना है कि भाई पहले से जो सुरक्षा दीवार बनाई गई थी वहाँ तक ही सरिस्का रहना चाहिए, फिर क्यों आगे बढ़ाया गया है। तो ऐसे में और भी ग्रामीण है वो भी पहले से भी मांग करते हैं कि हमें सीटीएच से बाहर रखा जाए, लेकिन आज जिला कलेक्टर के आदेश के बाद फिर विशेष आम सभा हुई है। जी, क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सीटीएच से बाहर हमारा गाँव होना चाहिए। अच्छा, जैसे पहले से ही वन विभाग ने तो सुरक्षा दीवार बना रखी है कि यहाँ तक का सरिस्का पहले से बना रखी है, सीटीएच बना दिया। हाँ, उसका दायरा बढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम इसकी आपत्ति दर्ज करवा। क्या क्या परेशानी आ सकती है? अगर परेशानी है, जंगली जानवर की भी परेशानी होगी, जमीन की रजिस्ट्री होगी, भी प्रॉब्लम होगा। अच्छा, जैसे सीटीएच से यानी कि ये टाइगर है उसका क्षेत्र बन जाएगा सीटीएच में? हाँ, टाइगर रिजर्व क्षेत्र। तो जैसे ग्रामीणों को जो सुविधा है वो शायद नहीं मिल, मूलभूत आवश्यकताएं जो भी हैं सुविधाएं पूरी नहीं मिल पाएंगी। अच्छा, सरिस्का जो सीटीएच में दायरा बढ़ाने के बाद जो ग्रामीणों की मुख्य समस्या है कि वो जो क्षेत्र है वो टाइगर का क्षेत्र माना जाएगा, तो ऐसे में ग्रामीण पहले से भी विरोध करते हैं और अब भी कर रहे हैं कि सीटीएच से दायरे से हमें बाहर रखा जाए। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज, अलवर। नटनी का बारापार रूपारेल नदी में गंदगी का आलम बना हुआ है। यहाँ गंदगी के कारण पानी प्रदूषित हो रहा है। सरिस्का की वादियों से निकलने वाली रूपारेल नदी में लापरवाह लोग गंदगी डालने से नहीं चूक रहे हैं। साथ ही पानी में जलकुंभी भी धीरे धीरे उगने लगी हैं। इस पानी में मछलियां हैं और अनेक वन्य जीव भी पानी पीने आते हैं। साथ ही पर्यटकों का तांता लगा रहता है। इसके बावजूद नटनी का बारा में गंदगी का आलम बना हुआ है। बड़ौदा में क्षेत्र के बेड़ा गांव में लगभग 78 लाख की राशि के स्वीकृत जल जीवन मिशन के कार्य अधूरे हैं। ऐसे में गांव में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2023 में राशि स्वीकृत हुई थी। योजना के तहत गांव में 2 नलकूप, 1 उच्च जलाशय और गांव में पाइपलाइन डालकर घर घर नल कनेक्शन किए जाने थे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी के चलते अभी तक योजना पूरी तरह धरातल पर नहीं उतरी है। साथ ही गांव की सड़कों को खोदकर कुछ जगहों पर नल कनेक्शन तो कर दिए, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। ऐसे में लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। रतन सिंह के आवास और अमर सिंह का आवास में पाइपलाइन का अभाव है। मजबूरन लोगों को महंगे दामों में पानी का इंतजाम करना पड़ता है। साथ ही बहुत सी जगह सप्लाई के दौरान पानी सड़कों पर व्यर्थ बहता है। ठेकेदार के द्वारा गाँव में 50 से अधिक घरों में अभी तक नल कनेक्शन नहीं किए गए हैं। 2 साल होगी, आधे गांव में तो नल लगाए, आधे गांव में ना लगे। और हमारे पैसा में तो एक के बिना को 20-25 घर है। और कौन सा बेड़ा गांव में 2 साल टैंकर से पानी ले रहे हैं हम तो, और आधे गांव 2 साल होगी। 23 से ये जल जीवन योजना चालू हुई थी, जो अभी तक ये हमारे गांव में कोई भी नल नहीं लगा और रोड खराब करके पटक दिया। और रात को 12-1 बजे टैंकरों से पानी आते हैं। हमारे पानी की दुखी है बहुत। बेड़ा गांव से हैं, बेड़ा गांव से बोल रहे हैं। 2 साल पहले और 2 साल पहले नल सबन के लगा पर हमारे ना लगा। खैरतल में मातो रोड पर 6 माह से टूटे रैंप की सुध आखिरकार नगर परिषद ने ले ली है। यहां नाले के पास क्षतिग्रस्त रैंप से आवाजाही मुश्किल हो रही थी। इसे लेकर ATL पर खबर प्रसारित की गई थी। अब रैंप निर्माण होने से क्षेत्रीय लोगों ने आभार व्यक्त किया है। तिजारा स्थित नवीन राजकीय कन्या महाविद्यालय को शिफ्ट करने के मुद्दे पर रैली निकाली गई। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा के कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। यह रैली रामलीला मैदान से रवाना हुई। वहीं ज्ञापन के अनुसार विधायक बाबा बालकनाथ की पहल पर राज्य सरकार द्वारा तिजारा के लिए कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया गया था। भूमि आवंटन के बाद प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद राजनीतिक दबाव के कारण लुहादेरा गांव में चारागाह की जमीन चिन्हित की जा रही है। लोगों ने कॉलेज के स्थानांतरण पर उग्र आंदोलन और बाजार बंद रखने की चेतावनी दी है। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन कमलेश सैनी, पुरुषोत्तम सैनी, व्यापार महासंघ अध्यक्ष गुलशन गुप्ता, ओम प्रकाश चौधरी, कंवर सिंह चौधरी, अमर सिंह, कुलदीप सरदार, सुरेश फौजी, मोनू वाल्मीकि, बबलू गुप्ता और अरुण सोनी आदि मौजूद रहे।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम में भ्रष्टाचार का खुलासा कर एसीबी ने की एफआईआर। प्लॉट में कबाड़ का भंडारण करने के एवज में मांगे थे 2 लाख। गार्ड सहित 3 कर्मचारियों पर लगे आरोप। कोहरे की वजह से सड़क हादसे में 5 लोग हुए घायल। एक्सप्रेस वे पर फिर सामने आई दुर्घटना। वहीं जावली रोड पर ट्रैक्टर ने श्रमिक की ली जान। कर्मचारी संगठनों ने धरना प्रदर्शन के लिए मांगों को लेकर उठाई आवाज। बीएसएनएल कार्मिकों सहित पेंशनर्स एसोसिएशन ने किए प्रदर्शन। और ट्रंप द्वारा मोदी पर दिए बयानों को कांग्रेस ने बताया देश का अपमान। केंद्र द्वारा सख्त रुख अपनाने पर दिया जोर। वहीं मनरेगा का नाम बदलने को लिया आड़े हाथ। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।